नमस्कार, मैं उदय शंकर। बड़ी खबर यह आ रही है कि झारखंड में चुनाव का ऐलान हो गया है। 13 मई को चौथा चरण यानी झारखंड में चुनाव की शुरुआत होगी। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू, इन 4 सीटों पर सबसे पहले प्रथम चरण में, झारखंड के लिए वो प्रथम चरण होगा, पूरे देश के लिए चौथा चरण होगा, चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि 20 मई को गांडे में उपचुनाव होगा। हाँ, वही उपचुनाव जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से राज्यपाल के यहाँ शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही थी कि 1 साल से कम का वक्त बचा है तो उपचुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी तमाम बातों पर विराम लगा दिया है। 20 मई को गांडे उपचुनाव होगा और इसी के साथ कल्पना सोरेन की भी राजनीति में, झारखंड की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि कल्पना सोरेन ही जेएमएम की उम्मीदवार होंगी और इसीलिए सरफराज अहमद को वो सीट खाली कराई गई थी। हमारे साथ मदन है। मदन, सबसे पहले अगर चर्चा की जाए तो सिंहभूम, खूंटी दोनों आसपास है, सुरक्षा बलों को इधर उधर ले जाने में सुविधा होगी और उसके साथ लोहरदगा और पलामू, इन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए, जो स्ट्रेटजी जेएमएम के द्वारा लिया गया था, जो राजनीतिक हालात बने थे, उसमें राजनीति में कल्पना सोरेन की एंट्री गांडे सीट से ही करानी थी। लेकिन बीच में जो बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज कराया गया और चुनाव आयोग की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया था, तो अब उन तमाम जो एक तरह से सियासत थी उस पर विराम लग गई है। जिस तरह से ये जेएमएम के केंद्रीय महासचिव जो हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो कल भी प्रेस वार्ता कर ये कह रहे थे कि बीजेपी 2 तरह की नीति अपनाती है। हरियाणा में वो अपने जो मुख्यमंत्री हटाते हैं, फिर वहाँ बिना चुने हुए लोगों को मंत्रिमंडल में भी और मुख्य पद पर बैठा देते हैं। ऐसे में झारखंड में फिर ये दोहरी नीति क्यों? उसी गांडे सीट की जो है चर्चा की जा रही थी। तो अब आज जब पूरे देश में चुनाव की घोषणा हुई है लोकसभा की, तो उसी के साथ अब गांडे में उपचुनाव भी 20 मार्च को होगा, 20 मई को होगा। तो ऐसे में अब एक बड़ी खबर झारखंड के लिए, आप देख रहे हैं कि कल्पना सोरेन राजनीति में एंट्री भी ले चुकी है, वो कई जगह पर सभाएं भी कर चुकी है और जो एक तरह से जेएमएम का मुख्य चेहरा के तौर पर सामने आ रही हैं। तो अब वो जो है सियासत में भी अपना कदम रख लेंगी, यानी कि चुनाव के मैदान में भी उम्मीदवार हो सकती हैं। वही अगर आप झारखंड में लोकसभा की बात करें तो 4 चरण में जो है यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होंगे। तो पहले चरण जो है वो 13 मई से शुरू होगी, जिसमें खूंटी, लोहरदगा और पलामू। और 5वें चरण जो है वो 20 मई को 3 सीट पर होगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है कि चुनाव आयोग ने इन बातों का ध्यान रखा है कि सुरक्षा बलों को भी सहूलियत हो। बिल्कुल, देखिए, चुनाव इसी के मद्देनजर लिया जाता है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, मूवमेंट जो हो सुरक्षा कर्मियों का कैसे हो, सुरक्षित मतदान कैसे हो, ऐसे में ध्यान रखते हुए चुनाव की तारीख जो है वो तय किए जाते हैं। तो झारखंड में 4 चरण में चुनाव, 24 सीट हैं, तो 14 सीट हैं। तो ऐसे में 4 चरण काफ़ी हैं और एक तरह से कहें तो तीसरे चरण में गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, यानी गिरिडीह और धनबाद तो एक दूसरे से सटे हुए हैं, रांची, जमशेदपुर वो भी एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि 2-2 सीटें ऐसी चुनी गई हैं कि दोनों एक दूसरे से सटी हुई हों और सुरक्षा बलों को आसानी से मूव कराया जा सके। और इसके साथ अंतिम चरण में संथाल में चुनाव कराया जा रहा है मदन, ताकि संथाल में गोड्डा, दुमका और राजमहल, और अंतिम चरण चूंकि सबसे दूर माना जाता है दुमका का इलाका, नक्सली भी सक्रिय रहे हैं, तो इसलिए उसे अंत में रखा जाता है और लगता है कि पूरे स्टेट के सुरक्षा बलों को, पुलिसकर्मियों को वहां तैनात किया जाता है। हाँ, बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जो लोकसभा की सीटें या फिर विधानसभा की सीटें जो चुनी जाती है, चुनाव की तारीख जो चुने जाते हैं, तो वो ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो ऐसे में 3 सीटें जो संथाल के हैं, उसमें एक दिन में जो है चुनाव कराए जाएंगे। तो पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था है वो वहाँ हो, केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती हो या फिर राज्य पुलिस बल की तैनाती हो, वो समुचित रूप से हो सके और एक जो भयमुक्त चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उसकी मांग जो रहती है वो तभी संभव है। बिल्कुल, और झारखंड इतना बड़ा इलाका है कि 4 चरण, इससे पहले भी देखा जाए तो 2019 में भी लोकसभा चुनाव 4 चरणों में ही हुए थे और यहाँ इन बातों का ध्यान रखा गया है। और मदन, अगर देखा जाए तो हम जो कह रहे हैं कि यहाँ जो अंतिम चरण है जिसमें दुमका, गोड्डा और राजमहल की सीटें हैं, वो एक दुरूह इलाका माना जाता है। और ये जो सारंडा से सटा हुआ कोल्हान का इलाका है, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जो इलाके आते हैं, वहाँ चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा आयोग का फोकस रहेगा। बिल्कुल, देखिए, इसके नज़र हेलीकॉप्टर के भी उपयोग किए जाते हैं। आप ये कहें तो
एक तरह से नक्सलियों के जो मूवमेंट होते हैं या फिर जो भी अब से पहले चुनाव में जो घटनाएं घटी है उसको ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान तैयार किए जाते हैं और उस हिसाब से फिर जो जवानों की तैनाती है या फिर ईवीएम जो भेजे जाते हैं, ईवीएम जो मंगाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। वक्त भी वो निर्धारित किए जाते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 बजे तक ही मतदान का समय रखा जाता है, तो इसीलिए कि सही समय पर जो है मूवमेंट हो जाए, सुरक्षित ईवीएम मंगा लिए जाए, तो वो तमाम चीज़ें जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं निर्णय, ताकि सब कुछ सुरक्षित तरीके से हो। तो बहरहाल चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि राजनीतिक दल अब प्रत्याशियों की घोषणा कब तक पूरी करते हैं। बीजेपी ने 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 3 नाम आने बाकी हैं, चतरा, गिरिडीह और धनबाद से। हालांकि अभी इंडी गठबंधन की तरफ से नामों का ऐलान नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि अब नाम कब तक आते हैं। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।